आज की वीडियो एक छोटी सी वीडियो है, लेकिन यह बहुत प्रासंगिक रहने वाली है। जो दो मुश्किलें नए कानून ने बढ़ाई हैं वे हैं डिस्चार्ज और प्रोसिक्यूशन की गवाही के कानूनों में अंतर कर दिया गया है। वैसे तो नियम यह है कि जुलाई 2024 से पहले जो केसेस दाखिल हो गए थे उनको पुराने सीआरपीसी वाले कानून के तहत ही चलाया जाएगा, लेकिन यहाँ एक पेच आ जाएगा। सब राज्य सरकारों से गवाही करवाने वाले सेंटर स्थापित करने के लिए कहा गया है, तो प्रोसिक्यूशन गवाही का देखें तो यही लगता है कि पुराने सब केसेस में अंतर पड़ेगा ही पड़ेगा, नए केसेस में भी अंतर पड़ेगा। पहले डिस्चार्ज के कानून में हुए बदलाव को देखते हैं। पुराने सीआरपीसी कानून में एक सेक्शन 227 सीआरपीसी दिया गया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा सेशन केसेस का कमिटल हो जाने के बाद हर सेशन जज केस में सुनवाई की जो तारीख लगाते थे उसका उद्देश्य होता था आर्ग्यूमेंट्स ऑन चार्ज, यानी कि जज साहब कहते थे कि आरोपी आओ और अगली तारीख पर अपने वकील साहब की मार्फत अपने आर्ग्यूमेंट्स ऑन चार्ज को इस कोर्ट में सुना दो। इसका मकसद यह जांचना होता था कि पुलिस द्वारा लगाए गए चार्ज आरोप ठीक हैं या उनको घटाना बढ़ाना है, परिवर्तित करना है। यह कोर्ट का एक नियमित कार्य होता था। यदि चार्ज पर आपने आरोपी को नहीं सुना है तो यह कोर्ट के द्वारा की गई एक इरेगुलरिटी मानी जाती थी। बहुत सारे केसेस में आरोपी का तर्क होता था कि फला ग्राउंड्स के आधार पर मेरे खिलाफ आरोप नहीं बनता है, तो कोर्ट उस आरोपी की बात में सच्चाई होने पर उसको सेक्शन 227 सीआरपीसी में डिस्चार्ज कर देती थी। यदि डिस्चार्ज का केस नहीं बनता दिखाई देता था तो सेक्शन 228 सीआरपीसी में चार्ज लगाकर उसके बाद कोर्ट प्रोसिक्यूशन की गवाही करवाने की तरफ आगे बढ़ती थी। नए कानूनों में अब सरकार ने सेक्शन 227 सीआरपीसी को बदलकर 250 बीएसए कर दिया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और यह बदलाव केवल संख्याओं का ही बदलाव नहीं हुआ है कि वह 227 सीआरपीसी से बदलकर 250 बीएसए हो गया है, बल्कि सेक्शन 250 बीएसए में कुछ और भी परिवर्तन कर दिया गया है। जो पहले सेक्शन 227 सीआरपीसी होता था उसको 250 बीएसए का भाग 2 बना दिया गया है और सेक्शन 250 बीएसए के भाग 1 में नया कानून बना दिया गया है। आप सामने चाहेंगे तो स्क्रीन पर देख सकेंगे कि जो दूसरा नीला भाग दिखाई दे रहा है वह दोनों केसेस में समान है। जो सेक्शन 227 सीआरपीसी में था उसको ज्यों का त्यों उठाकर सेक्शन 250 के भाग 2 बीएसए में रख दिया गया है और जो पहला मरून भाग दिखाई दे रहा है वह सेक्शन 250 बीएसए का पार्ट 1 उसमें नया जोड़ दिया गया है। अब नए कानून में अंतर यह हो गया है कि पहले की तरह डिस्चार्ज पर आपको सुनना अब कोर्ट की ड्यूटी नहीं रह गया है। यदि आपको लगता है कि आपके केस में डिस्चार्ज बनता है और आपको अपनी बात कहने के लिए कोर्ट में अब एक एप्लीकेशन लगाना जरूरी कर दिया गया है कि हुजूर मेरी बात सुनिए क्योंकि मेरे पास डिस्चार्ज पाने के ग्राउंड्स हैं। पुराने कानून में यह कोर्ट का फर्ज होता था कि वह आपको डिस्चार्ज पर सुने, लेकिन अब वर्तमान में यह कोर्ट का फर्ज ना रहकर आपके पास दरखास्त लगाने का एक ग्राउंड बन गया है। आप दरखास्त लगा सकते हैं कि मेरा डिस्चार्ज का हक बनता है, मुझे कृपया सुना जाए। आप अपने मन में इन दोनों प्रकार के अंतरों को समझ लीजिए। इसका कुल असर यह होगा कि अब आपके डिस्चार्ज आर्ग्यूमेंट्स को कोर्ट की उतनी गंभीर विचारणा नहीं मिलेगी जितनी सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णयों में बताई है। हमारे पास डिस्चार्ज की स्टेज की गंभीरता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की एक लंबी फहरिस्त है, जहां यह कहा गया है कि यदि आपके केस में 50% ग्राउंड भी हैं कि आपको डिस्चार्ज कर दिया जाए और आपको ट्रायल कोर्ट डिस्चार्ज कर देता है तो वह गलत नहीं करता है। आपको यूनियन ऑफ इंडिया प्रफुल्ल कुमार सावल का केस याद होगा। हम यहाँ उस श्रेणी के सभी केसेस की एक फहरिस्त आपको देते हैं जो पुराने डिस्चार्ज के कानून को परिभाषित किया करती थी। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। अब डिस्चार्ज पाने में आपको अधिक मुश्किल हुआ करेगी।
इंडियन लीगल सिस्टम की ऑनलाइन इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन अपने व्यूअर्स की कानूनी समस्याओं का उपचार देती है। छोटी समस्याओं के लिए 20 मिनट वाली कंसल्टेशन और विस्तृत समस्याओं के लिए 40 मिनट वाली कंसल्टेशन सब निदान आपको प्रस्तुत कर देती है। हमारे सैकड़ों व्यूअर्स इससे नियमित लाभ पाते हैं और अपने केसेस में अपनी समस्याओं का हल ढूंढ लेते हैं। व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आप भी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाएं। आज का दूसरा पॉइंट है प्रोसिक्यूशन की गवाही का। पुराने कानून में इस बात को लेकर सेक्शन 231 सीआरपीसी हुआ करता था। आप सभी उसके बारे में बहुत बखूबी जानते हैं। अब नए बीएसए कानून में प्रोसिक्यूशन गवाही को पुराने सेक्शन 231 सीआरपीसी के स्थान पर नए सेक्शन 254 बीएसए में किया जाएगा। पुराने सेक्शन 231 सीआरपीसी में लिखा था कि अगली तारीखों पर जो गवाही प्रोसिक्यूशन के सपोर्ट में दी जाएगी, कोर्ट उसको लेंगे और अपने विवेक के अनुसार गवाह के क्रॉस एग्जामिनेशन को किसी अगली तारीख के लिए मुलतवी कर सकेंगे, यानी अर्जन कर सकेंगे। नए सेक्शन 254 बीएसए में पुराने कानून का इतना भाग तो जस का तस रख लिया गया है, लेकिन इस सेक्शन के पहले भाग में एक प्रोवाइजो जोड़ दिया गया है। कानूनी अर्थों में प्रोवाइजो का मतलब होता है एक परंतु, यानी कि अब बात तो वही की वही है, लेकिन कहा गया है परंतु साथ लगा दिया है। इसमें जो प्रोवाइजो जोड़ा गया है वह यह है कि किसी गवाह की गवाही ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ली जा सकेगी। इसमें एक नया भाग 2 साथ साथ जोड़ दिया गया है कि पब्लिक सर्वेंट्स की गवाही भी अब ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ली जा सकेगी। पब्लिक सर्वेंट माने ये अधिकारी लोग जिनमें डॉक्टर, एफएसआर एक्सपर्ट, सीनियर पुलिस अधिकारी ये सब आते हैं। अब इस नए जोड़े गए हिस्सों का असर देखिए क्या होगा। सरकार की मंशा यह है कि राज्य सरकारों के माध्यम से ऐसे स्थान चिन्हित किए जाएं जहां पर बैठाकर एक गवाह की गवाही करवाई जा सके। गवाह को कोर्ट में आने की जरूरत ना रहे, सरकारी केंद्र पर बैठाकर उसकी गवाही दिलवा दी जाए। सरकारी गवाही केंद्र स्थापित करने का सरकार का यह कदम कानून में अनेक विसंगतियां पैदा करेगा। अभी वर्तमान नियम यह है कि गवाह को अपनी याद के आधार पर कोर्ट में गवाही देनी होती है, लेकिन इन सरकारी केंद्रों पर धीरे धीरे पुलिस हावी हो जाएगी और गवाहों की गवाही को टेलीप्रॉम्प्टर के जरिए करवाना शुरू कर दिया जाएगा। टेलीप्रॉम्प्टर आप जानते हैं ना, जैसे टीवी पर न्यूज रीडर न्यूज पढ़ते हैं या पब्लिक मीटिंग्स में बड़े नेता अपना भाषण पढ़ते हैं। यह सब लिखे हुए प्रॉम्प्ट्स के जरिए होता है, जो केवल उस नेता को दिखाई देता है या न्यूज रीडर को दिखाई देता है, आपको हमें नहीं दिखाई देता है। पुराने समय में भी ऐसे ही प्रॉम्प्ट दिए जाते थे। पर्दे के पीछे खड़ा एक व्यक्ति पात्र को, रामलीला में जो होता था, उसके डायलॉग्स बोलकर प्रॉम्प्ट किया करता था। कैमरे के पीछे क्या माहौल है, यह कोर्ट में बैठे जज को कभी पता नहीं लग पाएगा। क्या गवाह को कैमरे के पीछे से डंडा दिखाकर उसकी गवाही बुलवाई जा रही है, यह भी जज को कभी पता नहीं लगेगा। कौन उसको धमका रहा है, कितने व्यक्ति उसके पीछे बैठे हैं, कितने आगे बैठे, उसको वहां के माहौल का कभी कुछ भी पता नहीं लगेगा। यह आरोपियों पर एक अत्याचारी अंकुश लगने की शुरुआत हो चुकी है। यह भी सवाल है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहां बैठेगा, कोर्ट में या इन गवाही केंद्रों में, क्योंकि गवाह तो वहां बैठा है, तो क्या उसके पास बैठेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर? केस फाइल कहां होगी, पुलिस की फाइल कहां होगी, इन फाइलों के जो रूप गवाही केंद्रों पर होंगे उन पर किसका नियंत्रण होगा? गवाह की गवाही हमेशा कोर्ट में होनी चाहिए, लेकिन होगा यह, ये गवाही सेंटर केवल विचार रूप में ही कोर्ट का हिस्सा होंगे। इन पर वास्तविक अधिकार किन्हीं और लोगों का होगा जिनका कोई ब्यौरा शायद कोर्ट या सरकार किसी के कागजातों पर लिखा हुआ नहीं होगा। ये वास्तविक रूप से गवाही करवाने वाले, गवाही तोड़वाने वाले, गवाही बदलने वाले ठेकेदार हुआ करेंगे। लेकिन अब यदि पुलिस या राज्य सरकार के द्वारा नियंत्रित ऑडियो वीडियो विटनेसेस सेंटर से गवाही के दौरान एक तो गवाह अपने बयानों में पुलिस बयानों के साथ असहमति नहीं जता सकेंगे, क्योंकि पुलिस वहीं कैमरे के पीछे ही तो बैठी होगी। अब गवाह यह नहीं कह सकेंगे कि ये जवाब मुझे नहीं पता है, पुलिस आईओ को पता होगा। वे ये भी नहीं कह सकेंगे कि पुलिस आईओ ने जानबूझकर ठीक तफ्तीश नहीं की है। पुलिस की उपस्थिति से
भयभीत गवाह यह भी नहीं कह सकेगा कि इस बात का जवाब मैंने पुलिस आईओ को बता दिया था। गवाहों को पुलिस के द्वारा रचे गए 161 के बयानों में लिखी हुई बात बोलना उसकी व्यवस्था हो जाएगी। वैसे हमें बहुत विश्लेषण के बाद भी यह नहीं समझ में आ रहा है कि जो आदमी घर से चलकर सरकारी ऑडियो वीडियो विटनेस सेंटर पर जा सकता है, सरकारी गवाही केंद्रों पर जा सकता है, उसको कोर्ट में जाने में क्या दिक्कत होगी। ऐसा तो नहीं है कि हर आदमी के ड्राइंग रूम में ऐसे सेंटर्स बनाए जा सकेंगे। उसे घर से बाहर तो गवाह को निकलना ही होगा। तो ऐसे में उसे कोर्ट द्वारा नियंत्रित कोर्ट रूम में ना ले जाकर पुलिस द्वारा नियंत्रित गवाही सेंटर्स में ले जाने से क्या संवैधानिक लाभ होगा? न्याय की किस अवधारणा में परिवर्तन हो जाएगा? किस व्यक्ति को इससे अधिक न्याय मिल सकेगा? यह बात हमारी समझ में तो नहीं आ रही है। लेकिन इतना अत्याचार काफी नहीं है, और भी संभावना है। गवाह के गवाही देने के बाद उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। आपके एडवोकेट सवाल पूछते हैं और गवाह जवाब देता है। कुछ सवालों के बाद गवाह का झूठ पकड़ में आने लगता है और गवाह उलझ जाता है। झूठे गवाहों को कोर्ट में पकड़कर चिन्हित कर लिया जाता है और इसका लाभ आरोपी को मिलता है तथा वे बरी हो जाते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन वह एकमात्र हथियार है जिससे आरोपी प्रोसिक्यूशन के चक्रव्यूह को भेद पाता है। लेकिन इस नए कानून में आरोपी को कठिनाई होगा क्या कि बूढ़े और रिटायर पुलिस वाले उस गवाह को वकील साहब द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर प्रॉम्प्ट किया करेंगे। भ्रष्टाचार का बाजार पनप जाएगा। गवाह ने पैसे दिए तो उसको प्रॉम्प्ट मिल जाएंगे और आरोपी ने पैसे दिए तो गवाह को मिलने वाले प्रॉम्प्ट्स रुक जाएंगे। ये कैसा न्यायिक तंत्र विकसित हो जाएगा हमारे पास? इसकी कल्पना मात्र ही हमें डरा देती है। जिस दिन यह वास्तविक रूप से साकार होगा, इस देश के नागरिकों का हाहाकार जो पहले से ही चल रहा है और सघन तथा डरावना हो जाएगा। हम उन लोगों को राह दिखाते हैं जो झूठे आधार पर कानूनी केसेस में फंसा दिए गए हैं। हम उन लोगों के केस पढ़कर समाधान समझाते हैं। कोई कानूनी अड़चन हो तो इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा उसको हल कर देते हैं। क्वैशिंग और डिस्चार्ज के बारे में सही कानूनी स्थिति आपको बताते हैं ताकि आपका समय और संसाधन नष्ट ना हो। आवश्यक होने पर हम अपना अपराजेय क्रॉस एग्जामिनेशन तो आपको देते ही हैं ताकि कोई झूठा गवाह आप पर हावी ना हो पाए। ट्रायल को केवल क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा ही निश्चित रूप से जीता जा सकता है। जो एडवोकेट क्रॉस को ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं वही केस को हार जाते हैं और उसके बाद वर्षों तक अपीलों में कोर्ट्स के चक्कर लगाते रहते हैं। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।